कहानी की शुरुआत बैन नाम के एक फर्स्ट ऑफिसर से होती है। उस समय वह अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी पत्नी बार बार उसे घर लौट आने के लिए कह रही थी। दरअसल दोनों अपने बेटे की गंभीर बीमारी की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। इसी वजह से उसकी पत्नी गुस्से में कहती है कि तुम हर चीज से भागना कब बंद करोगे। उसी समय एयरपोर्ट पर डैन नाम का एक पैसेंजर भी मौजूद था। उसके चार्जिंग केबल में खराबी आ चुकी थी और उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खतरा समझने के बावजूद वह अपना पावर बैंक लाल रंग के एक बैग में रख देता है, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसी चीजों को चेक बैगेज में रखना सख्त मना था। लेकिन डैन इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हुए बैन की मुलाकात कोरा नाम की एक छोटी लड़की से होती है। उसे फ्लाइट में सफर करने से बहुत डर लगता था। वह बैन से पूछती है कि क्या आप कैप्टन हैं? यह सुनकर बैन मुस्कुरा देता है और कहता है कि नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ। लेकिन अगले ही पल कोरा ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर बैन भी हंस पड़ता है। वह कहती है कि इतनी उम्र हो गई और अभी तक कैप्टन नहीं बने। बैन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि जिंदगी हमेशा सीधा रास्ता नहीं देती। कोरा अपने पिता, अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई फिन के साथ सफर कर रही थी। वहीं उसकी असली माँ ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके कपड़ों में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था, जिसे कोरा अपने फोन से कभी भी ट्रैक कर सकती थी। इसी बीच एयरपोर्ट वालों की लापरवाही की वजह से डैन का वही लाल बैग बिना ठीक से जांच किए सीधा कार्गो में लोड कर दिया जाता है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी गलती आगे चलकर एक भयानक हादसे की वजह बनने वाली है। यह फ्लाइट लॉस एंजलिस से शंघाई जा रही थी। प्लेन में कुछ ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी मौजूद थे। तभी एक अमेरिकी खिलाड़ी चीनी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी टीम का कैप्टन भी उसका साथ देता है। लेकिन इससे पहले कि मामला ज्यादा बिगड़ता, टीम का कोच बीच में आकर माफी मांग लेता है और किसी तरह माहौल शांत करा देता है। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम रिचर्ड था। कुछ देर बाद विमान उड़ान भरता है, जिस दौरान हमें बैन के अतीत के बारे में पता चलता है। यह पहले एयरफोर्स में हुआ करता था, लेकिन उसने अपने सीनियर ऑफिसर पर हाथ उठा दिया था क्योंकि वह नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहा था। अपनी इसी गलती की वजह से बैन अपनी नौकरी, पेंशन और लगभग सारे फायदे खो चुका था और अब वह एक छोटी सी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर की नौकरी कर रहा था। दूसरी तरफ लिली अपने कैप्टन सैम से पूछती है कि आखिर वह उसका लेटर पढ़ने में इतना डर क्यों रहा है। सैम मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं डर नहीं रहा, बस वापस लौटने के बाद इसे पढ़ूंगा। इतना कहकर वह वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसने लिली के सारे लेटर्स अपने फोन के कवर के अंदर छुपा कर रखे थे। उधर कोरा के पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वह चाहते थे कि कोरा कम से कम अपने भाई फिन के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन कोरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे अपनी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद उसका पिता वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में उसकी स्टेप मदर भी उनके पीछे चली जाती है। लेकिन उसी समय कार्गो में पड़ी खराब चार्जिंग केबल अचानक चिंगारियां छोड़ने लगती है और अगले ही पल वहां पर आग लग जाती है। उधर फिन को अपने माता पिता दिखाई नहीं देते तो वह कोरा से पूछता है कि वे कहां पर हैं। कोरा मजाक में कहती है कि वॉशरूम के पास एक पूल है और वे वहीं पर गए हैं। बेचारा फिन उसकी बात मान लेता है और उन्हें ढूंढने निकल जाता है, लेकिन गलती से वह प्लेन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। फिन उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। इसी बीच कॉकपिट में अचानक वार्निंग अलार्म बज उठता है। कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक और फायर डिटेक्ट हो चुकी थी। खतरे को समझते हुए बैन तुरंत फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिव कर देता है, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। हालात बिगड़ते देखकर वह तुरंत रेडियो पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगता है। जवाब में गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पता चलता है, जो लगभग 400 नॉटिकल माइल्स दूर था। इसी दौरान कोरा अपने पिता को कॉल करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन के 2 क्रू मेंबर्स फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आग अब तेजी से फैल रही थी। कुछ ही पलों बाद जलता हुआ कंटेनर अपने बंधनों से टूट जाता है और आगे सरकते हुए कुछ सिलेंडर से जा टकराता है और यहीं प्लेन के अंदर असली तबाही शुरू हो जाती है। सिलेंडर्स के फटते ही विमान के कोने में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तेज हवा के दबाव से सामान हवा में उड़ने लगता है और कई यात्री बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अफरा तफरी के बीच लिली तुरंत कोरा को पकड़कर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। अगले ही पल पूरे प्लेन के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के पिता और उसकी स्टेप मदर अभी भी वॉशरूम के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। उड़ता हुआ सामान लोगों को घायल कर रहा था। इसी बीच कैप्टन रिचर्ड किसी तरह से प्लेन को नीचे सुरक्षित ऊंचाई पर ले आता
जाता है। फिर वह अनाउंसमेंट करता है कि अब विमान सुरक्षित ऊंचाई पर है और यात्री अपने ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। उधर डैन अपनी सीट से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ सैम वॉशरूम से निकलकर जल्दी से लिली के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक देती है और सीट पर बिठा देती है, क्योंकि इस समय इधर उधर भागना बेहद खतरनाक था। इसी दौरान डैन वॉशरूम के अंदर बैठकर आराम से स्मोकिंग करने लगता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। कार्गो में लगी आग तेजी से फैल रही थी। कुछ ही देर बाद जलता हुआ कंटेनर इंजन से टकरा जाता है और अगले ही पल इंजन एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। कुछ यात्री सीधे विमान से बाहर गिरने लगते हैं। सिचुएशन और भी भयानक तब हो जाती है जब फ्लाइट कंट्रोलर्स एक एक करके जवाब देना बंद कर देते हैं। उस समय विमान खुले समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन असली मुसीबत अभी भी बाकी थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद दूसरा इंजन भी आग की चपेट में आ जाता है। अब प्लेन की पावर और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों ही पूरी तरह बंद हो चुके थे। हालात को हाथ से निकलता देख बैन तुरंत रैम्प एयर टरबाइन डिप्लॉय कर देता है, जिससे प्लेन के कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट दोबारा काम करने लगते हैं और अंधेरे के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देने लगती है। उधर कोरा घबराकर अपने मम्मी पापा की तरफ भागने लगती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे पकड़कर रोक लेती है। वहीं कैप्टन रिचर्ड समझ चुका था कि अब प्लेन को किसी भी एयरपोर्ट तक पहुंचाना नामुमकिन है। वह बैन से कहता है कि तुरंत फ्यूल डंप करना शुरू करो। इसके बाद वह अनाउंसमेंट करके सभी यात्रियों को इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। पूरा कैबिन दहशत से भर चुका था। लोग डर के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, जबकि प्लेन तेजी से समुद्र की तरफ नीचे उतर रहा था। कॉकपिट में रिचर्ड और बैन लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इतनी खराब हालत में लैंडिंग कैसे की जाए। तभी बैन सलाह देता है कि प्लेन को मोड़कर समुद्र की लहरों के पैरेलल उतारा जाए। दोनों मिलकर हर संभव कोशिश करने लगते हैं ताकि स्पीड को कम किया जा सके। रिचर्ड बैन से कहता है कि अपनी सीट पूरी पीछे कर लो और हार्नेस को कसकर बांध लो। पूरा प्लेन चीखों और दहशत भरी आवाजों से गूंज रहा था और फिर अगले ही पल प्लेन जोरदार धमाके के साथ समुद्र से टकरा जाता है। पानी की सतह से फिसलता हुआ वह नीचे मौजूद चट्टानों से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसका एक पंख टूटकर अलग हो जाता है। पूरा प्लेन पलट जाता है और फिर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। चारों तरफ समुद्र का पानी भरने लगता है, जबकि दर्जनों लोग उसी टक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद समुद्र में प्लेन के टूटे हुए हिस्से और यात्रियों की लाशें तैरती हुई दिखाई देती हैं। जो लोग बच गए थे वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कॉकपिट में रिचर्ड बेहोश पड़ा था और बाहर से बढ़ता हुआ पानी लगातार कांच पर दबाव डाल रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पेनी अभी भी कोरा को कसकर पकड़े हुए थी। कोरा बाहर नजर डालती है और समझ जाती है कि प्लेन के तीनों बड़े हिस्से अब एक दूसरे से काफी दूर जा चुके हैं। पेनी उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद कॉकपिट की तरफ जाने लगती है, जहां बैन रिचर्ड को सीट से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है। वह बैन से कहता है कि क्रैश एक्स से सीट को काटकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम को एहसास होता है कि लिली अपनी सीट पर नहीं है। आसपास मौजूद ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल थे। सैम बार बार लिली का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन का आखिरी हिस्सा उल्टा होकर पानी में तैर रहा था। वहीं फिन एक आदमी के साथ था और फ्लाइट अटेंडेंट जोई भी उसके पास थी। इसी बीच लिली तैरते हुए प्लेन के टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। कॉकपिट में बैन और पेनी हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन वह रिचर्ड को बाहर नहीं निकाल पाते। ऊपर से कॉकपिट का कांच किसी भी पल टूट सकता था। बैन समझ जाता है कि अगर वह रिचर्ड का पैर काटकर निकालने की कोशिश करेगा तो ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो सकती है। तब रिचर्ड शांत आवाज में कहता है कि दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाओ, ताकि पानी सिर्फ कॉकपिट में भरे और बाकी का हिस्सा बचा रहे। फिर वह बैन की तरफ देखकर कहता है कि अब ये प्लेन तुम्हारा है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। बैन भारी मन से वहाँ से निकलने लगता है। तभी रिचर्ड उसे ELT चेक करने की याद दिलाता है। बाहर निकलकर बैन का दिल दहल जाता है। प्लेन के आखिरी हिस्से में ज्यादातर लोग मर चुके थे और पूरा सेक्शन उल्टा होकर पानी में फंसा हुआ था। उसी समय बाथरूम में फिन की माँ को होश आ जाता है। वह कोरा के पिता को भी जगा देती है, लेकिन वे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं समुद्र का पानी तेज रफ्तार से अंदर घुस आता है। कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था और तभी कांच टूट जाता है। समुद्र का विशाल पानी अंदर घुसता है और रिचर्ड को हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले जाता है। उधर आखिरी हिस्से में मौजूद बुजुर्ग महिला बैकी को भी होश आ जाता है। सभी समझ जाते हैं कि पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है और जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हर विमान में एक ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है, जो प्लेन की लोकेशन भेजता है। इस समय वह प्लेन के आखिरी हिस्से में मौजूद था, यह देखने के लिए कि वह अपने आप एक्टिव
एक्टिव हुआ है या नहीं, किसी को वहाँ तक तैर कर जाना पड़ता। बेन फैसला करता है कि वह खुद जाएगा। वह एक लाइफ राफ्ट को पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन तभी पेनी बताती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल स्विमर रह चुकी है। यह सुनकर कोरा भी साथ चलने की जिद करने लगती है, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा और भाई को ढूंढना चाहती थी। पेनी उसे समझाती है कि तुम यहीं पर रुको और अपने जूतों का ध्यान रखना। इतना कहकर वह खुद पानी में उतर जाती है, लेकिन जैसे ही पेनी आगे बढ़ती है, कोरा की नजर समुद्र में तैरती हुई शार्क्स पर पड़ जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देने लगती है, लेकिन पेनी उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाती। तभी बेन राफ्ट को पानी में उतारता है और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर प्लेन के आखिरी हिस्से में फंसे हुए लोग सिर्फ एक छोटे से एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर वह बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल देते तो पूरा सेक्शन पानी से भर जाता और वहाँ पर मौजूद हर इंसान की मौत हो जाती। उधर समुद्र में शार्क अब पेनी के बहुत करीब पहुँच चुकी थी। उसे दूर से कोरा की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोरा उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। और तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है। बेन पूरी ताकत लगाकर पेनी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उसे नहीं बचा पाता और पेनी समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही शार्क उनकी राफ्ट पर भी हमला कर देती है। बेन तुरंत एक चप्पू उठाता है और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने लगता है। किसी तरह वह शार्क को वहाँ से दूर भगा देता है। दूसरी तरफ प्लेन के बीच वाले हिस्से में मौजूद सभी लोग एक कोने में जमा हो जाते हैं, लेकिन अचानक इतना वजन एक तरफ आने से पूरा सेक्शन थोड़ा आगे खिसक जाता है। इसी दौरान एक महिला संतुलन खोकर सीधा पानी में गिर जाती है, लेकिन किस्मत से वह किसी तरह खुद को वापस ऊपर खींच लेती है। उधर उल्टे पड़े प्लेन वाले हिस्से में जोई मैट के घायल हाथ पर पट्टी बांध रही थी। वहीं बाकी लोग डरे हुए फिन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मिड सेक्शन में सैम सभी यात्रियों से कहता है कि कुछ लोगों को वापस पानी की तरफ जाना होगा। वह समझाता है कि प्लेन का यह हिस्सा एक कोरल रीफ पर अटका हुआ है। अगर वजन कम नहीं किया गया तो ये कभी भी फिसल सकता है और सभी लोग समुद्र में गिर जाएंगे। लेकिन अमेरिकन प्लेयर हच उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि हच का कोच भी मानता है कि सैम सही कह रहा है। जैसी आगे आकर पानी की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हच अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उधर जिस टूटे हुए हिस्से पर लिली थी, वह धीरे धीरे बाकी लोगों से दूर जा रहा था। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह समुद्र में उतरती है और दर्द सहते हुए तैरना शुरू कर देती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वह मिड सेक्शन तक पहुंच जाती है। लिली को जिंदा देखकर सैम राहत की सांस लेता है और दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते ही भावुक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक विशाल शार्क अचानक कोच पर हमला कर देती है। जैसी तुरंत कोच को बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी शार्क का शिकार बन जाता है। अपने कोच और साथी को मरते देखकर हच का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सारी गलती सैम पर डालने लगता है और उसे पीटने लगता है, पर तभी वहाँ पर बेन पहुँच जाता है। वह हच को पकड़कर जोर से पीछे खींचता है और दोनों को अलग कर देता है। उधर प्लेन के आखिरी हिस्से में जोई कहती है कि वह नीचे तैरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। उसका एक हाथ पहले से टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह खुद जाने की जिद करता है। बेकी उसे मना करती है, लेकिन मैट किसी की बात नहीं सुनता। वह एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे प्लेन के नीचे से रास्ता बनाते हुए आखिरकार वह सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नजर कोरा के पिता पर पड़ती है। मैट को लगता है कि वो शायद उन्हें बचा लेगा, लेकिन अगले ही पल एक शार्क उन पर टूट पड़ती है और उन्हें समुद्र के अंदर खींच ले जाती है। ये नजारा देखकर मैट दहशत से चीख उठता है। उधर मिड सेक्शन में बेन सबको बताता है कि वे लोग सच में बहुत खुशनसीब हैं। प्लेन में कुल 293 लोग थे, लेकिन अब उसे मुश्किल से 30 ही लोग जिंदा दिखाई दे रहे हैं। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ लाइफ राफ्ट अभी भी बची हुई थी। बेन तुरंत ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोरा अब भी अपने पापा को तलाश कर रही थी। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद उसका परिवार कहीं ना कहीं जिंदा होगा। आखिरकार बेन को ELT मिल जाती है। वह उसे चालू करता है और संभाल कर रखने के लिए डैन के हाथ में दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक शार्क सीधा कोरा की तरफ तैरती हुई आ रही थी। तभी बेन की नजर उस शार्क पर पड़ती है और वह सही समय पर कोरा को खींचकर पीछे कर लेता है। इस तरह उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली थीं। तभी उनकी एक लाइफ राफ्ट बहकर काफी दूर चली जाती है। दूसरी तरफ मिड सेक्शन में लगातार पानी भरना शुरू हो जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी के बीच डैन के हाथ से वो ELT छूट जाती है। उधर सैम एक सूटकेस का सहारा लेकर पानी में तैर रहा था। उसके साथ बेहोश पड़ा हच भी था। जब बेन डैन से ELT मांगता है तो डैन बेपरवाही से बताता है कि वह समुद्र में गिर चुका है।
इतना ही नहीं, वह उल्टा बैन को ही सुनाने लगता है कि अगर वह इतना जरूरी था तो तुम्हें उसे खुद पकड़कर रखना चाहिए था। अब डैन की बात सुनकर बैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी कोरा की नजर दूर तैरते हुए सैम पर पड़ती है। बैन समझ जाता है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो वे लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अब चारों तरफ शार्क्स घूम रही थी। डैन साफ मना कर देता है, वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह गुस्से में आकर बैन को मुक्का भी मार देता है और चिल्लाकर कहता है कि इस हादसे का जिम्मेदार वही है। लेकिन इस बार बैन भी चुप नहीं बैठता और वह भी डैन को जोरदार मुक्का मारता है और साफ कह देता है कि हम वहाँ पर जाने वाले हैं। कुछ देर बाद बैन और डैन सैम और हच की तरफ बढ़ने लगते हैं। शार्क अब उनसे कुछ ही दूरी पर थी। हालात हर पल खतरनाक होते जा रहे थे, लेकिन आखिरी समय पर बैन उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ उल्टे पड़े प्लेन के हिस्से में अब और इंतजार करना नामुमकिन हो चुका था। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। बेकी समझ चुकी थी कि शायद अब वह ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी, इसलिए वह वहाँ से जाने से मना कर देती है। वह जोई से कहती है कि फिन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जोई उससे वादा करती है कि वह वापस लौटेगी और फिन के साथ पानी में उतर जाती है। रास्ते में उन्हें मैट की लाश दिखाई देती है, जो देखकर वो दोनों कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं। लेकिन रुकने का समय नहीं था। वह किसी तरह तैरते हुए सतह तक पहुंच जाते हैं। किस्मत से पास ही एक बंद पड़ा लाइफ राफ्ट भी बहकर बाहर आ चुका था। उधर लिली आसमान में एक प्लेन देखती है और सभी लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन वह विमान उन्हें देख नहीं पाता और कुछ ही पलों में उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। इसी दौरान जोई राफ्ट खोलने में कामयाब हो जाती है। वह फिन को उसमें बैठाने ही वाली थी कि अचानक एक शार्क उस पर हमला कर देती है। लेकिन किस्मत से उसी समय दूसरी शार्क भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों शार्क आपस में लड़ने लगती हैं। जोई इस मौके का फायदा उठाती है और तुरंत फिन को राफ्ट में चढ़ा देती है और खुद भी किसी तरह से ऊपर आ जाती है। लेकिन उसके पैर से काफी खून बह चुका था, जिस वजह से कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो जाती है। अब उस विशाल समुद्र के बीच सिर्फ 7 साल का फिन अकेला रह गया था। डर के मारे वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि राफ्ट नीचे से हिल रही है। वह धीरे से नीचे झांक कर देखता है तो उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि एक शार्क बार बार राफ्ट से टकरा रही थी। तभी फिन अपना संतुलन खो देता है और राफ्ट के किनारे से लटक जाता है। उधर उल्टे पड़े प्लेन के हिस्से में पानी अब बैकी की गर्दन तक पहुंच चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसका अंत करीब है। उसे अपनी पोती की याद आने लगती है। वह आंखें बंद करके भगवान से दुआ करती है कि उसकी पोती की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। पर ठीक उसी समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो कि बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ एक चीनी फिशिंग शिप से भी संपर्क किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि पास में एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है और जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू के लिए पहुंचना जरूरी है। उधर राफ्ट पर बैठा हच बार बार सैम को लिली की तरफ देखते हुए नोटिस करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि जाकर उसे अपनी दिल की बात बता दो, लेकिन सैम कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी टीम का नियम था कि खिलाड़ी आपस में डेट नहीं कर सकते। यह सुनकर हच हल्का सा हंस पड़ता है और कहता है कि ऐसे नियमों की परवाह आखिर कौन करता है। दूसरी तरफ कोरा अब समझ चुकी थी कि उसके परिवार के लोग मर चुके हैं। उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आने लगती है। उन्होंने उससे कहा था कि फिन का ध्यान रखना, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। आखिर फिन भी सिर्फ 7 साल का बच्चा ही था। तभी बैन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसका बेटा भी सिर्फ 7 साल का ही है। फिर वह अपने बेटे की एक पुरानी तस्वीर निकालकर कोरा को दिखाता है। दोनों कुछ पल के लिए चुपचाप उस तस्वीर को देखते रहते हैं, लेकिन तभी दूर से आता हुआ हेलीकॉप्टर अब उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्विमर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन उसे देखते ही बैन चिल्लाता है कि नहीं, नीचे मत आओ। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उसकी बात नहीं सुन पाते। जैसे ही वह रेस्क्यू स्विमर पानी में उतरती है, उसी पल एक बड़ी सी शार्क उस पर हमला कर देती है। ऊपर मौजूद क्रू तुरंत उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क पानी से उछलकर उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। यह भयानक दृश्य देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। रस्सी अब भी उस स्विमर से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगता है। पायलट उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर घूमने लगता है और फिर सीधे समुद्र में जा गिरता है। तभी हेलीकॉप्टर के गिरने से उनकी राफ्ट भी पलट जाती है। अब लोग किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस ऊपर आने लगते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त डैन एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे देता है। वह सीधे पानी में गिरती है और अगले ही पल शार्क उसे खींचकर समुद्र में ले जाती है। इसी दौरान वह चीनी फिशिंग शिप भी वहाँ पर पहुँच जाती है।
जिसे देखकर लोग फिर से खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक और नई समस्या उनके सामने आ जाती है। वो उस जहाज के करीब नहीं आ पाते क्योंकि बीच में कोरल रीफ था और पानी काफी उथला था। अब वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उन्हें खुद ही तय करना था। लेकिन मुश्किल यह थी कि राफ्ट में पैडल नहीं थे। तभी बेन को एहसास होता है कि कोरा राफ्ट में नहीं है। वह घबराकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वह एक टूटे हुए प्लेन के हिस्से पर खड़ी हुई नजर आती है। बेन बिना समय गवाए समुद्र में छलांग लगा देता है और उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे एक शार्क भी आ रही थी। बेन किसी तरह से कोरा तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कोरा मना कर देती है। कहती है कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ अपने डैड के पास। बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि बस थोड़ा सा रास्ता बदलना है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह कोरा को अपने शरीर से बांध देता है और दोनों फिशिंग शिप की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन समुद्र अभी भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। चारों तरफ शार्क्स घूम रही थी और किसी भी पल उन पर हमला हो सकता था। यह देखकर चीनी मछुआरे एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे शार्क्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन सभी शार्क वहां से नहीं गई थी। कुछ अभी भी बेन और कोरा का पीछा कर रही थी। तभी बेन अपनी फ्लेयर गन निकालता है और एक शार्क पर फायर कर देता है, जिससे बाकी की शार्क्स भी दिशा बदल लेती है और मछलियों की तरफ चली जाती है। उधर डैन को पानी में एक सिगरेट का पैकेट दिखाई देता है। वह उसे उठा लेता है और राफ्ट के किनारे बैठकर आराम से सिगरेट पीने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि अगले ही पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे समुद्र में खींच ले जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी मौत पर किसी को कुछ खास दुख नहीं होता। आखिरकार बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। उधर सैम और लिली साथ में बैठे थे। सैम उसे बताता है कि उसने उसका लेटर कभी नहीं पढ़ा और अब वह हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो चुका है। लेकिन ये सुनकर लिली मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि सैम ने वह लेटर पढ़ लिया था और वह सिर्फ टीम के नियमों की वजह से अपनी भावनाओं को छुपा रहा था। यह सुनकर सैम उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर देता है। दूसरी तरफ बेन कोरा के पास आता है। तभी अचानक सभी लोगों के फोन में नेटवर्क आ जाता है, जो देखकर कोरा फौरन बेन से फोन मांगती है और फिन के जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। लोकेशन मिलने पर वो सभी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक राफ्ट दिखाई देती है जिस पर जोई बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और वह अपने पास लेटे हुए फिन को दिखाती है। फिन को देखते ही कोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने छोटे भाई से माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि बेन का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। फिर बेन अपनी पत्नी और बेटे को फोन करता है और उन्हें बताता है कि मैं वापस घर आ रहा हूँ, जो बताते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।